हेलो एस्पायरेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग? जो लोग 70 बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आज क्लास नंबर 2 है। और धीरे धीरे मैं क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाता चलूँगा। अभी मैं 20-25 मिनट 30 मिनट ऐसे कर रहा हूँ। बाद में 5-6 क्लास के बाद मैं उसे 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स तक ले जाऊँगा, क्योंकि 30 क्लास में बिहार का हिस्ट्री ख़त्म करना है। और जो आपके सिलेबस का होगा मैं बस उसे ही कवर अप करूँगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप उतना ही पढ़ो जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, पीसीएस के सिलेबस में। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट क्या करते हैं कि जो पढ़ाया जाता है सारा कुछ पढ़ लेते हैं। आप सिलेबस को डाउनलोड करो, सिलेबस को देखो। मैं सिलेबस का भी एनालिसिस कर दूंगा। जो सीरियस एस्पायरेंट होते हैं उनका सबसे पहला काम होता है कि वो सिलेबस को देखें कि सिलेबस क्या है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो कल जहाँ तक हमने किया था उसके आगे आज हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग जो बिहार में विद्रोह हुए हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से विद्रोह हुए हैं और उनमें क्या क्या थे। तो विद्रोह से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं विद्रोह से। जो टीचर वाले एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी क्वेश्चन थे विद्रोह से, 10+2 वाले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह जो है 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था। तो चलिए देखते हैं नोनिया विद्रोह में क्या क्या हुआ था। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। नोनिया एक जनजाति थी और सोरा जो होता था वो एक बारूद, सोरा से बारूद बनता था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। पलासी युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र बन गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको पता है? 1757 में। यूरोप के डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी सोरा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। मतलब इन लोगों में आपस में ही कंपटीशन होता था, क्योंकि सोरा से जो बनाया जाता था वो बारूद बनाया जाता था और वो युद्ध में काम आता था। मिर्जाफर की सत्ता जब बिहार में सुदृढ़ हो गई तब उसने अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया। तो याद रखिएगा, किसने बिहार में अंग्रेज को सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था? मीर जाफर। और इसके एक भाई थे मीर कासिम। इससे डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेजों से नाराज हो गए। फ्रांसीसी ने इसकी शिकायत दिल्ली दरबार तक में की। बिहार में सोरे का उत्पादन का मुख्य केंद्र हाजीपुर, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये कि मुख्य केंद्र कहाँ था बिहार में सोरे का उत्पादन का? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। एक्चुअली मैं भी पूर्णिया से ही बिलोंग करता हूँ। कंपनी और नोनिया के बीच अंग्रेज व्यापारी आसामी होते थे। और देखिए इनके बीच में भी एक मीडिएटर होता था, वो आसामी होते थे। वे आसामी नोनिया लोगों से कच्चा सोरा लेकर कंपनी के कारखानों को देते थे। वे कलबी सोरा 2 से 4 रुपए प्रति मन और कच्चा सोरा 1 से 4 आना प्रति मन लेते थे तथा नोनिया को 12, 14 या 15 आने प्रति मन देते थे। जिस सोरे के लिए कंपनी आसामियों को 1 रुपये 12 आना प्रति मन से ज़्यादा देती, कोई भी अन्य व्यापारी उसी के लिए 3 रुपये प्रति मन खुशी से देने को तैयार रहते थे। नोनिया लोग अंग्रेज व्यापारियों की चालाकी से अवगत हो गए थे। तब उन्होंने कच्चा सोरा अन्य व्यापारियों के हाथों बेचने लगे। अंग्रेज उन्हें बाध्य करने के लिए सोरा मेरे आसामियों को ही बेचे। इससे नोनिया लोग शोषणात्मक कार्यों से बचने के लिए विद्रोह करने लगे। उनका यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक जारी रहा था। तो याद रखिएगा कि सोरा क्या होता है? एक तरह का बारूद होता है। सोरा से बारूद बनाया जाता है, सॉरी। और ये विद्रोह कब से कब तक चला था? 1770 से
1800 ईस्वी तक चला था। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो पहले वाले क्लास में मैंने करा दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं सन्यासी विद्रोह में। बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते ही चारों ओर अराजकता फैल गई। अराजकता के उस वातावरण में भी साधु संत फकीरों की टोली घर घर अलख जगाने के लिए भ्रमण करते थे। भारतीय संस्कृति, समाज एवं परंपराओं से अपरिचित अंग्रेज पदाधिकारी सन्यासियों की टोली को दस्युओं का गिरोह तथा भेदिया समझकर उन पर आक्रमण करने लगे। 1769 से ही किसान बंदोबस्ती व लगान वृद्धि को लेकर बहुत बिहार के किसान कंपनी सरकार से भड़के हुए थे। साधु संतों फकीरों को पकड़ पकड़ कर सरेआम फांसी पर लटका दिया जाने लगा। अंग्रेज द्वारा जो है साधु संतों को जो है लटका दिया जा रहा था फांसी पर। आश्रमों मस्जिदों में इसकी प्रतिक्रिया हुई। गुरुओं ने अपने अनुयायियों से कहा, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। मतलब अपने को होम कर दो मतलब चाहे लड़ लो, लड़ के उसी में जो भी हो, मतलब अगर आप लड़ के जीत जाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी में मर जाओ लड़ते लड़ते, युद्ध करते करते। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी योद्धा वंदे मातरम का उद्घोष करते थे। अंग्रेजों तथा उनके वफादारों पर हमला करने लगे। सारण में 5000 सन्यासियों ने कंपनी के सैनिकों से युद्ध किया और हुसैनपुर किले पर कब्जा कर लिया। सारण के आरक्षी अध्यक्ष कैप्टन है ने पटना से सैनिक मंगवाकर हुसैनपुर किला पर आक्रमण कर उसे तोप से उड़ा दिया, जिससे हजारों सन्यासी मारे गए। तो याद रखिएगा कौन थे, कैप्टन है। पूर्णिया में भी इसी तरह के आक्रमण हुआ। वहां के निरीक्षक डकरेल बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा से आने वाले सन्यासियों को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ाने लगे। पटना के चारों ओर विद्रोही सन्यासी बड़ी संख्या में थे, जिन्हें ग्रामीण उन्हें सहयोग कर रहे थे। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, जो कब बने थे 1772 में, ने घोषणा की कि जिस गांव के किसान दस्युओं के बारे में प्रशासन को सूचना देने से मना करेंगे उसे गुलामों की तरफ बेच दिया जाएगा। जो गांव वाले सूचना नहीं देते तो उन्हें गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। ग्रामीणों को भी सरेआम फांसी पर लटकाया जाने लगा। सन्यासी विद्रोह बिहार, बंगाल से आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, बिहार और बंगाल से, और विभिन्न रूपों में 1800 ईस्वी तक चलता रहा। मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई आदि सन्यासियों के गुरु थे। तो ये याद रखिएगा क्योंकि विषय से पूछ देता है कि सन्यासियों के गुरु के नाम पूछ देते हैं मैच करने के लिए। तो मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट विद्रोह पे चलते हैं। ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह क्या है? दक्षिणी बिहार के पूर्वी सिंहभूमि में ढाल राजाओं का शासन था। ढाल राजा पर कर देने का दबाव डाला जाने लगा। अंग्रेजों के द्वारा जो है कर देने के लिए, मतलब टैक्स देने के लिए दबाव डाला जाने लगा। ढाल राजा कर देने से मना कर दिया। कंपनी सरकार द्वारा 1767 में फर्ग्यूसन को ढाल भूमि पर आक्रमण करने का भार सौंपा गया। तो ये याद रखिएगा कि किसको ढाल भूमि पर आक्रमण करने का भार सौंपा गया था, फर्ग्यूसन पर। उसने ढाल राजा के एक भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेज का तो ये पॉलिसी स्टार्टिंग से ही था। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सही से कि फूट डालो और राज करो का अंग्रेज का ये पॉलिसी चलता था। कंपनी सरकार की सेना ने ढाल राजा को पराजित कर दिया। ढाल राजा क्रोध में आकर अपनी संपत्ति सहित राजमहल को आग के हवाले कर दिया। इस
खाक हुए महल पर 22 मार्च 1767 को कैप्टन फर्गुसन ने कब्जा कर लिया और पटना काउंसिल ने जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर दिया। और अब राजा किसे बना दिया गया? उसी के भतीजे को बना दिया गया। जगन्नाथ ढाल 5500 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया था। हर एक साल 5500 रुपये उसे कर देना होता था। 1 वर्ष के बाद जगन्नाथ ढाल भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। जगन्नाथ ढाल से निपटने के लिए लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया। किसको भेजा गया था? याद रखिएगा, जगन्नाथ ढाल से लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया। उसने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर उसके भाई नीमू ढाल को राजा बनाने की घोषणा कर दी। जगन्नाथ ढाल इसका विरोध किया और अंग्रेजी सेना को ढाल भूमि से बाहर कर दिया। यह विद्रोह 10 वर्षों तक चलता रहा। 1777 में कंपनी सरकार के जगन्नाथ ढाल के शासन को मान्यता प्रदान करनी पड़ी। तो याद रखिएगा कि ढाल विद्रोह क्या था। अब हम लोग पढ़ते हैं भूमिज चुहार विद्रोह। भूमिज जाति दक्षिणी बिहार के बड़ाभूम और घाटशिला के बीच पहाड़ी प्रदेश में निवास करते हैं। कंपनी सरकार द्वारा 1769 में भूमिजों को जमीनों पर लगान बढ़ा दिया गया, जिससे भूमिज किसान भड़क उठे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया। लगान वसूलने पहुंचे कर्मचारियों पुलिसों के साथ भूमिज किसानों की झड़प हो गई, जिससे कंपनी के कर्मचारी मारे गए। भूमिज इतने उग्र थे कि अंग्रेजी फौज पीछे हटती गई। सिपाहियों को भगाकर नरसिंहगढ़ में शरण लेनी पड़ी। भूमिजों के विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट नन को भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। विद्रोह के विस्तृत स्वरूप के आगे अंग्रेजों का दमन काम नहीं आया। निकटवर्ती उड़ीसा के पाइक, उत्तर के पंचेत, मालदा, पाटकोम तथा सिंहभूज के भूमिज भी विद्रोह में शामिल हो गए। तो याद रखिएगा भूमिज विद्रोह में कौन कौन शामिल हुए थे? उड़ीसा के पाइक, उत्तर के पंचेत, मालदा, पाटकोम, सिंहभूम के भूमिज। क्योंकि देखिए अब पीसीएस में फैक्चुअल डाटा का क्वेश्चन कम ही रहता है। आप देख रहे होंगे कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप जितना बुक को रीड करोगे, जितना आप उसे समझोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और रही बात करंट अफेयर की, तो आप इसे कर लो। मैं 1 साल का जो साइंस एंड टेक का और इन्वायरमेंट का जो भी करंट अफेयर होगा, मैं उसे मैगजीन से निकाल करके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा मैं उसका ऑब्जेक्टिव आपको करवा दूंगा, और जो समझाने वाला होगा मैं समझा दूंगा। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे होगे तो कुछ तो नए होगे, पर कुछ पढ़े हुए होगे, तो बस उसे रिवीजन करना है। क्योंकि मैं अगर सारा कुछ एक एक करके समझाना शुरू कर दूंगा तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। कंपनी सरकार विवश होकर एक समझौता किया और भूमिज एवं पाइक जाति से छीनी गई जमीनें वापस कर दी। सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, श्याम गंजन आदि भूमि विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो याद रखिएगा कि प्रमुख नेता कौन थे भूमि विद्रोह के? तो सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, श्याम गंजन। समझौता के 25 वर्षों तक 1805 से 1830 तक शांति बनी रही। भूमिज विद्रोहियों को साम्राज्यवादी पसंद बंगाली कर्मचारी चुआड़ कहते थे, इसलिए भूमिज विद्रोह को चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जाना गया। चुआड़ नहीं हो, चुहार। अब लिख लीजिएगा, दोनों बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है जगन्नाथ देव का विद्रोह, जो 1773 से 1785 तक चला था। संथाल परगना में पहाड़िया जनजाति अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। लक्ष्मीपुर स्टेट के घटवाल सरदार जगन्नाथ देव विद्रोही पहाड़िया सरदारों को सहयोग कर रहे थे। कैप्टन ब्रूक जगन्नाथ देव को परेशान करने लगा, जिससे वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अप्रैल 1773 में देवघर के नज़दीक त्रिकुट पहाड़ के पास ब्रूक के सैनिकों और
वाल सरदार जगन्नाथ देव के योद्धाओं के बीच मुठभेड़ हुई। जगन्नाथ देव के सैनिक तीर तलवार के साथ युद्ध कर रहे थे, जबकि अंग्रेज सैनिक तोप बंदूकों के साथ। तोप की मार से जगन्नाथ देव के योद्धा बड़ी संख्या में हताहत हुए। जगन्नाथ देव को अपना किला खो देना पड़ा। 1775 में वे पुनः विद्रोह पर उतर आए। 1776 को उनकी जमींदारी उनके बेटे रूप नारायण देव को सौंप दी गई, लेकिन रूप नारायण देव ने भी कंपनी की सत्ता को चुनौती दे डाली। अंग्रेजों के विरुद्ध वह भी अपने पिता की तरह लड़ते रहे। पहाड़ियां सरदार उन्हें सहयोग करती रही थी, परंतु तोप की मार से रूप नारायण देव के योद्धा पराजित हो गए। अंततः 1785 में रूप नारायण देव ने हथियार डाल दिए। तो रूप नारायण देव ने हथियार कब डाले थे? 1785 में। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कुछ कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए, हो इसी को कोल जनजाति का विद्रोह भी कहा जाता है। (1769) में रैयत कर बढ़ा दिए जाने तथा भूमि बेदखली आदि को लेकर दक्षिणी बिहार के हो जनजाति कंपनी सरकार के कर्मचारी पुलिसों से नाराज थे। 1818 के समय कंपनी सरकार कलकत्ता को मद्रास से जोड़ने वाली जैक्सन रोड पर काम शुरू करवाया। वह सड़क मुंडाओं हो के कई गांवों से होकर गुजरती थी। अंग्रेज ठेकेदार मुंडाओं को बेगार करने के लिए बाध्य करते थे, मतलब कम मजदूरी में या फिर ना के बराबर मजदूरी दिया जाना। उनके संसाधनों को भी जबरन लेने लगे। तब हो मुंडा तीरों से अंग्रेज कर्मचारियों पर आक्रमण करने लगे। वे यह भी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा हमारे क्षेत्र में प्रवेश करे। रैयत कर बढ़ते जाने और जबरन वसूली से भी वे नाराज थे। हो लोगों का यह विद्रोह सिंहभूम से लेकर उड़ीसा के केओंझर जिले तक फैल गई। मेजर रफसेज ने हो विद्रोहियों को दबाने के लिए एक बटालियन के साथ वहां पहुंचा। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ। जंगल पहाड़ों से घिरे क्षेत्र में अंग्रेज सिपाही भी भटक गए, जिन्हें तीर से मार डाला गया। हो लड़ाके जंगलों पहाड़ों पर मोर्चा बना रखा था। उनके घरों पर बूढ़े, महिलाएं और बच्चे थे, जिन पर अंग्रेजों के दमन चक्र चलाया। गांव के गांव जला दिए गए। लाचार होकर 24 गांव के मुंडा हो योद्धाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों को, परंतु गुमला, गमरिया, परंडा पीर के हो योद्धाओं सक्रिय रहे और अंग्रेज सैनिकों पर आक्रमण करते रहे। विद्रोही सरायकेला, चैनपुर, चक्रधरपुर के गांव में फैल गए। वे बामन घाटी पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिससे अंग्रेज उड़ीसा की ओर जा नहीं पा रहे थे। बंदूक तथा तोप के बदौलत अंग्रेज तीर कमानों से लैस मुंडाओं का काफी नुकसान पहुंचाया, फिर भी वे युद्ध करते रहे। 1821 में ही हो विद्रोहियों को कठोरता के साथ दबा दिया गया। तो याद रखिएगा, कब दबा दिया गया था? 1821 में। अंततः कंपनी सरकार के साथ हो विद्रोहियों का समझौता हुआ। अंग्रेजों के बंगाली कर्मचारी हो जनजातियों को कोल कहते थे, इसलिए इस विद्रोह का नामकरण कोल विद्रोह भी हुआ। उस समय नर बलि देने वाले जनजाति को कोल कहा जाता था। तो याद रखिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीटी को लेकर के, और आप इससे समझ के मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो। और एक्चुअली होता ये है कि पीटी और मेंस का तैयारी अलग अलग नहीं होता। यदि आपको कोई पीटी और मेंस के लिए अलग अलग से तैयारी करवा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पीटी और मेंस अलग अलग प्रिपरेशन करो। जब सिविल सर्विस का जो भी एग्ज़ाम होता है वो आप पीटी मेंस साथ में ही करो, तो वो आपको बेहतर समझ में आएगा।
अब हम लोग तमाड़ विद्रोह देखते हैं कि तमाड़ विद्रोह क्या है। रांची जिले के तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा समाज अपनी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। अस्थायी बंदोबस्ती के कारण मुंडाओं की जगह जमीन तथा जंगलों से संबंध बदल गए थे। मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह दबाने के लिए 1783 में मेजर क्रॉफर्ड को तमाड़ भेजा गया। उन्होंने किन्हें भेजा गया था? क्रॉफर्ड को। 1783 में मेजर क्रॉफर्ड को, ये याद रखिएगा। उन्होंने मुंडा विद्रोहियों को बंदूक तथा तोपों से बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। 5 वर्षों के बाद 1789 में विष्णु मुंडा एवं मौजी मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं का पुनः विद्रोह हुआ। कैप्टन होगन को भेजा गया, परंतु वह भी असफल रहा। होगन के बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया, जिसने मुंडाओं का कत्लेआम कर विद्रोह दबाने में सफल हुआ। 1807 में दुखन मुंडा के नेतृत्व में पुनः विद्रोह शुरू हुआ। बंदोबस्ती, पुलिसिया दमन, चक्र, लगान वृद्धि, कर वसूली आदि से क्षुब्ध होकर मुंडा जनजाति विद्रोह करने पर बाध्य हो गए। कैप्टन रफसीज ने क्रूरता से विद्रोह को दबा दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट पहाड़ियाँ विद्रोह पे चलते हैं। इसके बाद 1-2 विद्रोह और होंगे। वहाँ भी 4 आंदोलन लगभग और है। तो हम लोग देखते हैं मुंडा या कोल विद्रोह। मुंडा जनजाति 1831 से 33 के वर्ष में कंपनी सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन चलाया था। सशस्त्र आंदोलन का मतलब होता है बिना किसी शस्त्र के। वह सशस्त्र आंदोलन कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। दक्षिणी बिहार के जंगल पहाड़ तलहटियों में मुंडा जनजाति निवास करती है। उनके समाज में रुपयों पैसों का प्रचलन नहीं था, मतलब वो लोग वस्तु से वस्तु बदलते थे, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। वे प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का आदान प्रदान कर अपनी इच्छा पूर्ति करते थे। ऐसे लोगों पर कंपनी सरकार की बंगाल रेगुलेशन कानून के तहत मालगुजारी देने का भार आ गया था। मालगुजारी वसूलने वाले जंगली वस्तुओं के स्थान पर पैसा चाहते थे, जो वे नहीं दे पाते थे। ऐसी मानसिकता रखने वाले मुंडाओं पर मालगुजारी देने का भार आ गया। ऐसे ही समय महाजनों तथा साहूकारों की जड़ें मजबूत होने लगी। मालगुजारी वसूल करने वाले कर वसूलने पहुंच जाते, जंगलों से लाए गए सामानों को जबरन जब्त करने लगे, मवेशी को हाँक कर ले जाते थे, तो मुंडाओं के मवेशी को भी लेके चले जाते थे। वे नई व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे थे। कोर्ट कचहरी, जेल, बेगारी, थाना पुलिस के चक्कर में लगाते लगाते वे थक भी चुके थे। वे आक्रोशित होकर संगठित होने लगे। इसी बीच सिंगराय मुंडा के 12 गांव सिख सैनिकों को दे दिया गया। मुंडा महिलाओं पर अत्याचार होने लगे। इससे आक्रोशित मुंडाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गई। अंग्रेज समझौता का रास्ता अपनाया। मुंडाओं का कहना था कि महाराजा छोटा नागपुर को छोड़कर किसी से बात नहीं करेंगे। अंग्रेज महाराजा जगन्नाथ शाही पर विद्रोह शांत करने के लिए अनुरोध करने लगा। महाराजा के वकील ने उन्हें कहा कि विद्रोही नेताओं को माफ कर दिया जाए तो विद्रोह शांत हो सकता है। 29 मार्च 1832 को सरकार की ओर माफी की घोषणा कर दी गई, परंतु घोषणा के विपरीत आत्मसमर्पण करने वाले निहत्थे मुंडाओं को सरेआम गोली से मारा जाने लगा। महाराजा के हस्तक्षेप से मुंडा विद्रोही शांत तो हो गए, परंतु जब अंग्रेज उनके गांव में घुसकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करने लगे, तब विवश होकर मुंडा विद्रोही अपने सरदारों के साथ आत्मसमर्पण करने लगे। संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण करने
वाले विद्रोहियों को कम समय के लिए बंदी बनाया जाए। 5,000 से अधिक गुंडा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के बाद रांची जेल में बंद कर दिया गया। देखिए, जो जनजाति थे उनके साथ तो अन्याय बहुत हुआ, और कोई भी जो विद्रोह कर रहे थे जनजाति, और जिन्होंने आत्मसमर्पण भी किया उनके साथ भी गलत हुआ, उनको भी फांसी पे लटका दिया गया और रांची जेल में बंद कर दिया गया। अब गंगा नारायण सिंह का विद्रोह। 1832 से 33 में धालभूम, बराभूम तथा पाटकुम परगनों में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिजों का व्यापक विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह बराभूम के राजा, उसके पदाधिकारियों, विशेषकर दीवान माधव सिंह तथा कंपनी सरकार के खिलाफ था। 26 अप्रैल 1832 को गंगा नारायण सिंह ने दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। इस हत्या के साथ विद्रोह की शुरुआत हुई। बराभूम के राजा बेलाख नारायण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ। अंग्रेज इस झगड़े को हवा दे रहे थे। कंपनी सरकार ने हस्तक्षेप किया और रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया। 1798 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हुई। उनके दोनों पुत्रों गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ। गंगा नारायण सिंह ने गंगा गोविंद सिंह का पक्ष लिया, जिससे वे राजा बन सके। माधव सिंह दीवान बन गए। दीवान बनते ही राज परिवार के गंगा नारायण सिंह को हर तरह से परेशान करने लगे। गुजारों के लिए जागीर को भी जब्त कर लिया। गंगा नारायण सिंह ने 26 अप्रैल 1832 को दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद घटवालों की बड़ी सेना लेकर वे राजस्व वसूलने निकल पड़े। 14 मई 1832 को मजिस्ट्रेट रसेल के सैनिकों पर हमला किया गया। अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाते रहे। कैप्टन डेंट ने विद्रोहियों को नुकसान पहुंचाया। 7 अप्रैल 1833 को गंगा नारायण सिंह ने खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के किले पर आक्रमण किया, परंतु लड़ाई में वे धोखे से मारे गए। उनका सिर काटकर कमिश्नर थॉमस विल्किंसन के पास रांची भेज दिया गया। इसके साथ ही यह विद्रोह शांत हो गया। तो इसे याद रखिएगा। और अभी 3 विद्रोह और है। एक संताल विद्रोह देख लेते हैं, एक वहाबी आंदोलन देख लेते हैं कि, और एक लोटा विद्रोह है, तो उसमें उतना कुछ नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव में बताया वो 1-2 मिनट का। संथाल जनजातियों ने 1855 में कंपनी सरकार की अमानवीय, तो याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। कानूनों कार्रवाइयों के साथ साथ पुलिस महाजनों, कंपनी सरकारों के एजेंटों तथा ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। संथालों को जमीनों से धोखाधड़ी का बेदखल किया जाने लगा। महाजनों के जाल में फंसकर वे भी अपने जमीनें गंवा दे रहे थे। अंग्रेज ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। संथालों को 1800 ईस्वी के आसपास हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ आदि क्षेत्र से लाकर वीरभूम जिले के राजमहल क्षेत्र में बसाया गया था। अब अंग्रेज भी भाग रहे थे और अपने परिवार को भी सेफ जगह पे पहुंचा रहे थे, क्योंकि उनको भी मार दे रहे थे ये संथाल लोग। एक्चुअली इनके साथ भी गलत हुआ था, तो वो भी वैसा ही कर रहे थे। आप देखो, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आप अगर अभी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, आप 1-2 साल अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, तो आपका आगे का भविष्य सही हो जाएगा। आप अगर अभी टाइम काट रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, इधर उधर में हो, तो फिर पढ़ते रहो। फिर संथाल बसावट क्षेत्र को दामिन 1 को नाम दिया गया। याद रखिएगा, संथाल बसावट क्षेत्र को दामिन 1 को नाम दिया गया था। बाद के क्रम में संथाल मजदूरी के लिए अन्य क्षेत्र में भी बसे। कंपनी सरकार के एजेंटों ने संथाल भूक्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा किया। संथालों को राजमहल के दामिन 1 को में बसने के लिए मजबूर करने लगा।
उन्होंने लगातार एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों, पुलिस आदि से परेशान होना पड़ रहा था। महाजन अपने जाल में फंसाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया था। ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। इन दबावों के फलस्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। शोषण के खिलाफ वे थाना में शिकायत करने लगे। उल्टे शिकायतकर्ता को ही लुटेरा बताकर जेल में बंद कर दिया जाता। दिघी थाने का दरोगा महेश दत्त सजा देते थे। तो याद रखिएगा कि सजा कौन देते थे? दिघी थाने का दरोगा महेश दत्त। वे एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। संथालों का असंतोष बगावत के रूप में सामने आया। 30 मई 1855 को भोगनाडीह के चुन्नी माझी के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, चांद तथा भैरव, इस चारों का नाम याद रखिएगा, ने 10,000 संथालियों के साथ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। दारोगा महेश दत्त की हत्या कर दी गई। संथाल विद्रोह पूरे दक्षिण बिहार में फैल गई। विद्रोहियों और पुलिस के बीच संघर्ष चलती रही। चांद और भैरव पुलिस की गोली का शिकार हुआ। सिद्धू और कानू को जंगल से पकड़ लिया गया और बरहेत में फांसी दे दी गई। तो याद रखिएगा, सिद्धू और कानू को कहाँ पे फांसी दी गई थी? बरहेत। पूरा भोगनाडीह गांव के अंग्रेजों ने आग लगाकर जला दिया। सरकारी दमन के बावजूद अगस्त 1855 में 30,000 संथाल कंपनी सरकार का विरोध करते रहे। भूख तथा व्याधियों से त्रस्त संथाल अंग्रेज सैनिकों का से सामना नहीं कर सके। क्रूरता के साथ संथाल विद्रोह को जनवरी 1856 तक दबा दिया गया। लगभग 60,000 संथाली उस क्रूरता के शिकार हुए थे। वहाँ 5,000 लोग मरे थे, यहाँ 60,000 लोग शिकार हुए थे। अभी ये देख लेते हैं लोटा विद्रोह। एक छोटा सा विद्रोह है और ये मजे वाला भी है। कंपनी सरकार के जेल कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करती थी। कंपनी जो थी, वो जो कैदी थे जेल में, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। जेल के अंग्रेज अधिकारी उन्हें मनुष्य मानते ही नहीं थे, इसलिए उन पर बेमौके पिटाई किया जाता था। खाने पीने रहने तक में ऐसा ही व्यवहार था। उनका अमानवीयता से तंग आकर मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने जेल के भीतर 1856 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के तत्व तो जमा हो रहे थे। ऐसे ही समय जेल कैदियों को पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। जेल अधिकारियों के इस निर्णय का कैदी विरोध करने लगे। कैदियों की सहानुभूति में पूरा मुजफ्फरपुर जिला आक्रोशित हो उठा। जनता की आवाज में इतना दम था कि अंग्रेज अधिकारी भी बढ़ते विरोध से सहम गए और कैदियों को फिर से पीतल का लोटा देना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से आवेदित किया गया। अब है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों से कुछ सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा आरंभ किया गया था। किंतु ये याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद के द्वारा। किंतु तत्कालिक राजनीतिक परिवेश में इस आंदोलन का रूप भारत में अंग्रेजी राज को समाप्त करने के उद्देश्य से एक धार्मिक राजनीतिक रंग ले लिया। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। तो ये याद रखिएगा, प्रमुख केंद्र क्या था? पटना। यह आंदोलन 40 वर्षों तक चला था, 1822 से लेकर 1868 तक। वहाबियों का मानना था कि अंग्रेज कट्टर ईसाई हैं, इसलिए सच्चे मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि मशरिकों द्वारा प्रशासित देश का त्याग करना था। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज ईसाई के रहते सुधार संभव नहीं है, इसलिए वे कंपनी शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। वहाबी यह प्रचार कर रहे थे कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत दारुल हर्ब बन चुका है। दारुल हर्ब का मतलब होता है कि जो काफिरों के द्वारा शासित देश है, मतलब जिसको कोई और देश वाले शासन कर चला रहे हैं, जिसको आप अपने वैश्विक बोलते हो। अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए अफगान कबीलों की मदद से सिताना के एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया।
इस राज्य के लिए सैनिक तथा आर्थिक साधन जुटाने के लिए पटना में केंद्र स्थापित की गई। अंग्रेजों और वहाबियों के बीच 1852-1858 में संघर्ष हुआ, जिसमें वहाबी पराजित हुए। 1857 की क्रांति के समय वहाबी पुनः सक्रिय हुए और विद्रोहियों के साथ मिलकर संघर्ष करने लगे। 1863 में संघर्ष हुआ, जिसमें वहाबी पराजित हुए। बड़ी संख्या में वहाबियों की गिरफ्तारी हुई। बिहार के याहिया अली, अमीर खां, हसमत दादा खां, अब्दुल्ला अब्दुल रहीम को आजीवन कारावास देकर काला पानी भेज दिया गया। पटना के वहाबियों की शक्ति 1870 से 71 तक समाप्त हो चुकी थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने करवा दिए हैं, अब देख लेना। देखिए इससे है ना, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर। तो आप इसे याद रखिएगा। और आज जो है विद्रोह भी हो गया समाप्त, और आप यहाँ से कर लोगे तो आपका विद्रोह हो जाएगा। बिहार में जो सब भी विद्रोह हुए हैं मॉडर्न बिहार के, तो आप याद रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। और सिलेक्शन सभी का होगा, जो मेहनत करेंगे, जो अपना 100% देंगे। मैं भी एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने इसे एक रिवीजन का एक मार्क बनाया है, जो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, मतलब अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो जो एस्पायरेंट हो वो ही चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जब नहीं देखते हो तो फिर सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि मैं इसी चैनल पे फिर पूरा एनसीईआरटी भी कवर अप करूँगा और हर एक चैप्टर कवर अप करूँगा, और उससे जो यूपीएससी के लेवल का जो क्वेश्चन क्रिएट होगा मैं वैसे बना करके ऐड करके फिर उसे करवाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो।